नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम में की पूजा। 76 करोड़ 78 लाख की 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। धाम परिसर मास्टर प्लान की समीक्षा। आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा की। 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य। 38 प्रमुख कामों की प्रगति पर चर्चा। 3300 करोड़ निवेश से होगा आधारभूत ढांचा मजबूत। उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में विशेष सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे शामिल। गैरसैंण को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। हरीश रावत ने उठाई मांग। भाजपा ने किया पलटवार। राजनीतिक बयानबाजी तेज। उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लागू। दिसंबर से देना होगा एंट्री टैक्स। सरकार का दावा प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में होगा सुधार। और धामी सरकार का जीरो टॉलरेंस नीति पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तैयारी पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को अध्यक्ष चुना गया है। आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में तैयार करेगा, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। पेंशन और वेतन में 30 से 34% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हर कुछ साल में नए वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक बढ़ाई जाती है। 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वें वेतन आयोग में उम्मीद है कि जैसे ही ये लागू होगा, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भारी उछाल दिखाई देगा। अभी 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 या ज्यादा हो सकता है। इस हिसाब से नई बेसिक सीधे 51,000 के आसपास होने की संभावना है। सबसे पहले बड़ा फैसला लिया गया 8th पे कमीशन को। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। 8th पे कमीशन का कॉम्पोजिशन और उसमें क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस रहेंगे, कितना टाइम पीरियड रहेगा, वो सारा आज अप्रूवल हुआ। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। आपको पता है कि अभी हाल ही में जनवरी में ही इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ था कि किस तरह से 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन किया जाए, और इतने कम समय में 8th सेंट्रल पे कमीशन का गठन भी कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और 76 करोड़ 78 लाख रुपए की 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने दन्या आरा सलपड़ और चायखान थुआ सिमल मोटरमार्ग सुधारीकरण और सत्यों में 3311 केवी उप संस्थान का लोकार्पण किया। साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक सल्ट और दन्या में अनावासीय भवनों और द्वाराहाट में मैकेनिकल भवन निर्माण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने जागेश्वर धाम परिसर का पैदल भ्रमण कर मास्टर प्लान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरे किए जाएं। धामी ने कहा कि जागेश्वर आस्था का केंद्र है और इसे भव्य स्वरूप दिया जाएगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्होंने धाम की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। साथ ही वृद्ध जागेश्वर को भी मुख्य धाम के साथ विकसित करने की बात कही।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर विकास परियोजना की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना से संबंधित सभी कामों को जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय आस्था के अनुरूप करने के निर्देश दिए। परियोजना का उद्देश्य लगभग 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का समग्र विकास करना है। मुख्यमंत्री ने परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित 38 प्रमुख कामों की प्रगति की समीक्षा की और समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। परियोजना में लगभग 3300 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती के अवसर पर 3 और 4 नवंबर को देहरादून के विधानसभा भवन में विशेष सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शामिल होना प्रस्तावित है। वहीं इस बार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर कहा है कि ये विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों के सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए और यदि राष्ट्रपति गैरसैंण से विधानसभा को संबोधित करती तो उत्तराखंड का गौरव पूरे देश और दुनिया के सामने आता। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ने केवल गैरसैंण का राग गाया है, लेकिन उसे राजधानी का नाम केवल बीजेपी ने दिया। बहुत अच्छा किया, मगर ये विशेष सत्र उत्तराखंड के लोगों की सपनों की राजधानी गैरसैंण में होना चाहिए। और यदि देश की महामहिम राष्ट्रपति भराड़ीसैंण के उस उतंग शिखर से हमारी विधानसभा को संबोधित करती तो हमारी विधानसभा का और हमारे राज्य का गौरव और बुलंदियों पर पूरे देश और दुनिया के सामने आता है। हरीश रावत जी को राज्य के विकास से कुछ लेना देना नहीं। हरीश रावत जी ने गैरसैंण केवल गाया है, लेकिन गैरसैंण को राजधानी का नाम ये बीजेपी नहीं दिया है। और जहाँ तक रजत जयंती का विषय, तो 25 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो विकास की गति पकड़ी है उस पर सदन के अंदर चर्चा होगी। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया 2 तारीख को आने वाली है, 3 तारीख को सदन के सत्र को संबोधित करेंगे। ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों को अब जेब ढीली करनी पड़ेगी। राज्य सरकार दिसंबर के महीने से बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस यानी कि एंट्री टैक्स लगाने जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। आगामी दिसंबर माह में बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड में प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स देना होगा। सरकार ने इस टैक्स को ग्रीन सेस का नाम दिया है। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। अब तैयारी अंतिम चरण में है और अपर आयुक्त परिवहन एसके सिंह का कहना है कि दिसंबर माह में ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया जाएगा। दूसरे राज्यों से आने वाली हर गाड़ी में ऑटोमेटिक वसूली फास्टैग से होगी। प्रक्रिया ANPR कैमरों की नजर में रहेगी। ग्रीन सेस से 100 से 150 करोड़ रुपए सालाना राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार किया है, जो राज्य की सीमाओं पर 16 स्थानों पर लगे ANPR कैमरों के जरिए बाहर से आने वाले वाहनों की पहचान करेगी। ये कैमरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर 16 स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। एक एंट्री गेट हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब के पास और बाकी यूपी बॉर्डर पर होंगे। अगर कोई वाहन एक दिन के भीतर दोबारा राज्य में प्रवेश करता है तो उसे दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। मतलब ये सेस 24 घंटों के लिए ही मान्य होगा। इसके लिए संबंधित कंपनियों को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से पेमेंट गेटवे की अनुमति भी मिल चुकी है। दूसरे राज्यों से आने वाले दोपहिया, इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को पूरी तरह छूट दी जाएगी। सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन को भी इस शुल्क से अलग रखा गया है। पूरे देश को, दुनिया को, भूमंडल को
जहाँ अच्छा पर्यावरण देता है, अच्छी हवा, पानी, सभी प्रकार का हमारा 71% भूभाग यहाँ पर वनों से आच्छादित है। और राज्य में लोग आएंगे, पूरे देश भर से आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन पर्यावरण के संरक्षण में जो हमारा योगदान है, जो हमारी भूमिका है, उसमें सबका भी थोड़ा थोड़ा अंश सम्मिलित हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस ग्रीन सेस से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, सड़क सुरक्षा और शहरी परिवहन सुधार में किया जाएगा। यह कदम राज्य की स्वच्छ और सुरक्षित यातायात नीति को मजबूती देगा। गौरतलब है कि उत्तराखंड से पहले हिमाचल प्रदेश में भी निजी वाहनों से एंट्री टैक्स के रूप में ऐसा शुल्क लिया जा रहा है। अब देवभूमि भी उसी राह पर आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार द्वारा ग्रीन सेस का इम्प्लीमेंटेशन अभी कमिंग नवंबर से प्रस्तावित है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा और बाहर राज्य से आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उन पे क्लास वाइज, कैटेगरी वाइज उस पर चार्जेस लिए जाएंगे। जैसे अगर स्मॉल LMV कार है उसके 80 रुपये है, और जो ट्रक हैं उन पे एक्सल वेट के हिसाब से रखा गया है। कोई अगर 3 महीने का पास बनवाना चाहता है तो वो भी बन सकता है, और पर एंट्री इसमें चार्ज लिया जाएगा। हमारे जो यहाँ उत्तराखंड की जो गाड़ियाँ हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी हम लेते हैं, लेकिन अब ये ऑनलाइन जो हमारा वसूला जाना है, जो हमारे ANPR कैमरे पूरे प्रदेश भर के चेक पोस्टों पे हमारे लग चुके हैं, वहाँ से जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उनको ANPR के माध्यम से फास्टैग के थ्रू काटा जाएगा। ग्रीन सेस के रूप में अब बाहरी वाहनों को उत्तराखंड में प्रवेश के लिए शुल्क देना होगा, जबकि इलेक्ट्रिक, CNG और सरकारी वाहनों को इससे छूट रहेगी। सरकार का दावा है कि यह कदम पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक यातायात व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित होगा। उत्तराखंड डेस्क से स्पेशल रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में ग्रीन टैक्स को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद संगठन और सरकार से जुड़े हुए राजनेता इसका समर्थन करने लगे हैं। सरकार में शामिल विधायक विनोद चमोली और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी मुख्यमंत्री के इस निर्णय का स्वागत किया और ये माना कि उत्तराखंड प्रतिवर्ष अपनी जनसंख्या से 10 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्थाएं प्रदेश में जुटा रहा है। तो मैंने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार को हमको कंपनसेट करना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से यहाँ पर यात्री आते हैं और हमको अतिरिक्त व्यवस्था उसके लिए जुटानी पड़ती है। और कहीं ना कहीं हमको जो प्रदेश का जो हिस्सा होता है, जिससे हम प्रदेशवासियों की सेवा कर सकते हैं, उससे कर्टेल करके हमको उस यात्रा को कैटर करना पड़ता है। तो मैंने ये भी मांग की थी उस समय कि केंद्र सरकार प्रतिवर्ष हमको कम से कम 1000 करोड़ रुपया उस यात्रा को सुलभ ढंग से कराने के लिए दे। ये तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो अगर इस तरह का शुल्क लग रहा है तो मैं समझता हूँ उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। उस पैसे को हम यहाँ पर जो हमारी ग्रीनरी है उसको मेंटेन करने के लिए लगा सकते हैं, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए लगा सकते हैं, स्वच्छता को के लिए लगा सकते हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जिस पर उस पैसे का खर्चा किया जा सकता है। अब अपना एक अलग स्थान है, लेकिन पिछले दिनों बड़ी संख्या में हमारे यहाँ यात्रा बढ़ी है। यात्रा बढ़ती है तो मन संपदा है, पर्यावरण कहीं ना कहीं दूषित होने की संभावना रहती है। बड़ी संख्या में कार्बन डाइऑक्साइड की दृष्टिकोण से चीजें रहती हैं। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है और राजस्व की दृष्टि से भी राज्य के अंदर हम जहाँ वृक्षारोपण करते हैं, अनेकों पर्यावरण के कार्यक्रम चलाते हैं, तो बड़ी संख्या में धनराशि की आवश्यकता होती है। मैं मुख्यमंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ। बाहर से आने वाले ऐसे जितने भी दूसरे स्टेट के वाहन हैं उन पर ग्रीन टैक्स लगे। स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आम नागरिक भी जो भारतवर्ष का उत्तराखंड में आना चाहता है, वो उत्तराखंड को शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वातावरण देखना चाहता है, उसमें सबका सहयोग रहेगा। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। सीएम धामी ने आज सचिवालय में कहा कि राज्य गठन के बाद से सतर्कता विभाग की त्वरित कार्रवाई के चलते अब तक 339 भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जा चुके हैं। पिछले 3 साल में 78 भ्रष्टाचारियों सहित अन्य मामलों में 27 से ज्यादा व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सीएम ने इस दौरान सचिवालय में सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर आधारित जन जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है और ये अभियान राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर तक चलेगा। ये सब तब हो रहा है जब राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के मौके पर 3 से 9 नवंबर तक रजत जयंती सप्ताह मनाया जाएगा। उत्तराखंड राज्य अपने स्थापना दिवस 9 नवंबर को 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है और इस अवसर को सरकार एक स्वर्णिम पर्व के रूप में मनाने जा रही है। संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि 1 से 9 नवंबर तक पूरे राज्य में हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति उत्सव आयोजित किया जाएगा। देहरादून के कैंट स्थित सांस्कृतिक केंद्र में इस दौरान विविध विषयों पर कार्यशालाएं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला प्रदर्शनियां होंगी। उत्तराखंड के साथ साथ अन्य हिमालयी राज्यों के कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से लोक संस्कृति का समृद्ध रंग बिखेरेंगे। 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है उसके अवसर पर वृहद हिमालयी राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक वृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को विशेष स्थान देने की तैयारी में है और इस अवसर पर आयोजित जो भी कार्यक्रम होंगे उन सभी कार्यक्रमों में महिला सशक्तिकरण को केंद्र में रखा जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि गोलापार में होने वाले कार्यक्रम में महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है और इस रजत जयंती वर्ष में ये समीक्षा की जाएगी कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं किस तरह और बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, उसी को देखते हुए रजत जयंती वर्ष में भी महिलाओं को एक खासा स्थान देने का कार्य किया जा रहा है। इस रजत जयंती वर्ष में हमारी राष्ट्रपति जी की जहां तक संभावना है वो रहेंगी दौरे पर, और गोलापार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें महिलाओं पर एक विशेष फोकस दिया जाएगा। पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद महिलाओं में क्या विकास देखने को मिला है, महिला सशक्तिकरण में क्या विकास देखने को मिला है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा, फोकस दिया जाएगा। और इस रजत जयंती वर्ष में महिलाओं को किस प्रकार और विकसित बनने की दिशा में, विकसित भारत बनने की दिशा में किस प्रकार और योगदान किया जा सकता है, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। पुनः विचार करके एक विकसित भारत बनाने की दिशा में महिलाओं का कैसे योगदान और हो सकता है, उस पर पूरी तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महिला सशक्त टिहरी जनपद के तोता घाटी के पास एक भीषण सड़क हादसे में डोईवाला के 3 युवकों की मौत हो गई। रविवार को एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। एसडीआरएफ की टीम ने विषम परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर तीनों शव बरामद किए। मृतकों की पहचान मोहन सिंह, प्रवीण राठौर और तारा चंद्र के रूप में हुई है। छठ महापर्व के अवसर पर लालकुआ के 1 दर्जन घाटों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया। इस दौरान लालकुआ के छठ पूजा स्थलों पर हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत करते हुए भव्य रूप से पूजा अर्चना कर छठ का त्योहार मनाया। बिहार और पूर्वांचल समाज के द्वारा मनाए जाने वाले छठ पर्व को लोक आस्था का महापर्व भी कहा जाता है। नहाय खाए से शुरू हुए इस महापर्व के दूसरे दिन खरना का प्रसाद चढ़ाकर और खाकर व्रती महिलाओं ने 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत शुरू कर आज सूर्य को नमन कर छठ मैया से संसार और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सुबह सूर्य को दूध से अर्घ्य देने के बाद व्रत समाप्त किया। पर्व है आज इसको पूरे देश में मनाया जा रहा है और बिहार ये महापर्व छठ पूजा बहुत बड़ा महापर्व है जो हम लोग 36 घंटे व्रत रहते हैं। तीन दिन नहाए खाए से खरना से लेके और 24 घंटे का व्रत रह के सुबह 3 दिन डूबते हुए सूरज को अर्घ देके फिर हम लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। उसके बाद हम लोग का ये व्रत पूरा होता है। बहुत भव्य है और देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और यहाँ पे लगभग लालकुआ में 5-6 जगह और मनाई जाती है और मनाई जाती रहेगी। और ये त्यौहार इतना विशाल है और इतना जगता है कि इस त्यौहार में अगर आप कोई मन्नत मांगो तो वो मन्नत भी पूरी होती है। ये छठ हमारा त्यौहार महापर्व है। छठ का त्यौहार
3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, खरना के दिन नया चावल और गुड़ का खीर बना के खाते हैं। रात में निर्जल व्रत रख के शाम को खाते हैं। फिर दूसरे दिन निर्जल व्रत रह के डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देके फिर बड़ों का आशीर्वाद लेके फिर पारण करते हैं। फिर व्रत क्या मान्यता है? ये हमारा छठ महापर्व कहा गया है, इसलिए सबकी मान्यता पूरी होती है इसमें। और बड़ी श्रद्धा भाव से करो, अपने श्रद्धा भाव से करने का सब मनोकामना। 23 अक्टूबर को रामनगर के ग्राम छोई और बैल पड़ाव क्षेत्र में 2 अलग अलग पिकअप वाहनों में प्रतिबंधित मांस पकड़े जाने के बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने घटना पर नाराजगी जताई। इस मामले में काला ढूंगी और रामनगर पुलिस द्वारा अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद गोरक्षा विभाग के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। भारतीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विवेक मिश्रा के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने सीओ सुमित पांडे के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दोनों संगठनों ने कहा कि पुलिस ने जिन कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं वो उस दिन मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने पुलिस पर दबाव में आकर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। निश्चित रूप से समाज की सेवा करने वाले संतों से ओतप्रोत कार्यकर्ताओं पे अनावश्यक रूप से केस लगाएंगे, उनकी घेराबंदी करेंगे। तो हम यहाँ से मांग करने आए कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो वहाँ उपस्थित है उसके खिलाफ जो भी न्याय संगत कार्रवाई बनती है वो बने। और आगे से, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के सहयोगी भी हैं, कोई सूचना मिलती है तो पुलिस को भी सूचना बताई जाती है, उन युवाओं का मनोबल भी ना गिरे। गलत काम के विरोध में वो खड़े होते हैं और जिसने कानून व्यवस्था को तोड़ा है वो किसी भी जात और जाति मजहब संप्रदाय का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिनके नाम नहीं है उनको अनावश्यक रूप से दबाव ना बनाया जाए। पिथौरागढ़ के लोहाघाट में पंचेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन करने में परेशानी हो रही है। श्रद्धालु बिना दर्शन किए वापस लौट रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से जल्द मार्ग निर्माण की मांग की। उनका कहना है कि यह सरासर प्रशासन की लापरवाही है। एक साल हो गया लगभग, अभी गांव वालों ने बनाया था इसको। गांव के कई लड़के लोग आए थे, 10-15 लोग, हम भी गए थे साथ में बनाने। हम लोगों ने बनाया था मेले की वजह से। अभी फिर से दोबारा हो गया बारिश आने के कारण। अभी शासन प्रशासन तो कोई सुनता है नहीं। कितनी बार बोल दिया है कि नहीं है, एक बार बना था उसके बाद बना नहीं है रास्ता। कई यात्री लोग आते हैं, वापस जाते हैं, हमें पूछते हैं रास्ता है कि नहीं है भैया करके, हमें बोलते हैं रास्ता है नहीं। आजकल तो विदेशों की आवाज़ यहाँ आती है, यहाँ की आवाज़ विदेश जाती है। तो यहाँ पे जो है बहुत कम किलोमीटर्स के दायरे में पिथौरागढ़ जिला है, उन तक ये आवाज़ जानी चाहिए और उन्हें तुरंत ही सुध लेनी चाहिए और शीघ्र इस रास्ते का निर्माण कराना चाहिए, पक्का। धन्यवाद। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात, कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है नया वेतनमान। 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जागेश्वर धाम में की पूजा। 76 करोड़ 78 लाख की 6 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। धाम परिसर मास्टर प्लान की समीक्षा, आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने पर दिया जोर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा कॉरिडोर परियोजना की समीक्षा की। 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य। 38 प्रमुख कार्यों की प्रगति पर चर्चा। 3,300 करोड़ निवेश से होगा आधारभूत ढांचा मजबूत। उत्तराखंड रजत जयंती पर विधानसभा में विशेष सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगे शामिल। गैरसैंण को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने। हरीश रावत ने उठाई मांग, भाजपा ने किया पलटवार। राजनीतिक बयानबाजी तेज। और उत्तराखंड में बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेस लागू। दिसंबर से देना होगा एंट्री टैक्स, सरकार का दावा। प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा में होगा सुधार। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Yeah.